मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक इंडियन पॉलिटी का बहुत जबरदस्त केस अध्ययन करने के लिए। ये पढ़ने लिखने वाला सेशन होगा। थोड़ा सा जो विद्यार्थी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पेन पेपर लेके बैठें तो उन्हें आज बहुत सारा कंटेंट यहां से मिलने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है, कई परीक्षाओं के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इवन एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा सकता है। बहुत कुछ है, इसलिए पहले ही मैं ये बता देता हूं। लेकिन जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस मसले को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एकदम बेसिक तरीके से बताना शुरू करता हूं। देखो, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ है हमारा देश, भारत। इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत का जब संविधान लिखा गया तो यहां पर यह तय हुआ कि संघ को कौन सा काम करना है, यानी कि केंद्र सरकार को कौन सा काम करना है और राज्य सरकारों को कौन सा काम करना है। काम का बंटवारा हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने घर के अंदर कुछ बच्चों के काम है, कुछ बड़ों के काम है। ऐसे ही घर के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम भी दिए गए हैं कि हाँ भाई, तुम्हें पेड़ों में पानी डालना है, कि तुम्हें पानी सामने वाले को पिलाना है, कि तुम्हें आकर के घर की सफाई करनी है। सबके घर में अपने अपने काम हैं। पिताजी से कहा गया कि आप घर के अंदर पैसा कमा के लाएंगे। तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां जैसे घर में होती हैं, ऐसे ही देश के अंदर संघ और राज्य की जब हम बात करते हैं तो संघ को मेजर काम दिया गया कि आपकी काम जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करना, देश के दूसरे देशों के साथ बढ़िया संबंध बना के रखना, रेल वेल चलवाओ, संचार वगैरह की बातें करो। वहीं राज्य सरकारों से कहा गया कि आप ट्राई करें कि आप अपने क्षेत्र के अंदर राजस्व अर्जन के लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पर काम करो। अर्थात संविधान के अंदर अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया, बांट दिया गया कि भाई ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य के विषय हैं, और कुछ विषय ऐसे डाल दिए गए जो दोनों के लिए थे, यानी जिन्हें कनकरेंट कहा गया कि राज्य चाहे तो राज्य उस पर कानून बना ले और केंद्र चाहे तो केंद्र उस पर कानून बना ले। तो उन्हें कनकरेंट सूची के अंदर डाला गया, विषय कहा गया। ठीक है साहब। अब क्या है, आज कुछ मामला तगड़ा चल रहा है। तगड़ा किस बात को है? जब कोई विषय निर्धारित हो जाता है तो उस विषय के ऊपर कानून बनाने की कला जो है, शक्ति जो है, वो संविधान में राज्य स्तरीय कानून बनाने की विधानसभा को और केंद्र स्तर की कानून बनाने की क्षमता संसद को दी गई है। कानून कैसे बनते हैं? जैसे अभी आपने वक्फ का कानून बनते हुए देखा। पहले एक बिल आता है, बिल दोनों हाउसेस से पास होता है और पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। हस्ताक्षर जैसे ही होते हैं वो गजट में प्रकाशित होता है और वही बिल एक्ट बन जाता है। डन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो स्टेट में एक एक्ट कैसे बनता है? तो स्टेट का एक्ट बनने का प्रोसीजर बड़ा आसान है। सबसे पहले बिल स्टेट असेंबली में जाता है, स्टेट असेंबली पास करती है, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर दस्तखत करते हैं, फिर वो स्टेट के गैजेट में छप जाता है और वो एक्ट बन जाता है। ये बड़ा आसान दिखाई दिया। अब इसी बड़े आसान में ही खेला हो जाता है। खेला क्या है? ये जब संसद से बिल पास होकर के, मतलब लोकसभा और विधानसभा से बिल पास होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल का क्या करता है? ठीक ऐसे ही जब विधानसभा से पास होकर के बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस बिल का क्या करता है? ये दोनों बातें सोचने योग्य हैं। चूंकि आज का टाइटल राज्यपाल पर है तो थोड़ा राज्यपाल के विषय में पहले बता देता हूं। राज्यपाल को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर विधानसभा ने बिल पास करके आप तक भेजा है, पास होने का मतलब है बहुमत ने समर्थन दे दिया उसके बारे में, अगर आपके पास भेजा है तो आपके पास कुछ बेसिक जिम्मेदारी है। क्या? कि आप उस पर हस्ताक्षर करके कह दो कि चलो भाई ओके, बन गया एक्ट। नंबर 1। नंबर दूसरा, आपको दिक्कत लगती है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, आप विधानसभा को दोबारा भेज दो, वो उस पर रीथिंक करेगी, एक्शन लेगी और फिर आपके साइन के लिए आपके पास भेजेगी। ये दूसरा एक्शन हो गया। तीसरा एक्शन राज्यपाल को दिया गया है कि वो इस बिल को अपने पास कुछ दिन तक होल्ड कर सकता है कि यार मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे टाइम लग रहा है। चौथा काम दिया गया है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो एज एन राज्यपाल, तो आप इसे यहां से निकालकर राष्ट्रपति के पास भेज दो, राष्ट्रपति इस पर अपना निर्णय ले लेंगे। अब राज्यपाल क्यों नहीं निर्णय ले पा रहा है? क्या वो कम दिमाग आदमी होता है क्या? नहीं। राज्यपाल को लगता है कि इस बिल के पास होने से अगर केंद्र और राज्य के संबंध बिगड़ सकते हैं तो मैं इस बिल को उठाकर राष्ट्रपति के पास भेज देता हूं। तो इस प्रकार से राज्यपाल के पास 4 एक्शन हुए उस बिल पर लेने योग्य। कहानी बस यही घूम रही है, सारा की सारा बवाल यही है। अब आप पूछेंगे कि राज्यपाल ने जो राष्ट्रपति को बिल भेजा, उस राष्ट्रपति के पास क्या काम हो सकता है, वो क्या कर सकता है? बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रपति बिल लौटा सकता है, परमिशन दे सकता है, ये काम राष्ट्रपति कर सकता है। आज की कहानी में कुछ ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट यहीं पर छुपे हुए एक सवाल से है।
सवाल यह था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित होकर आए बिल को पास करने में कितना टाइम लेगा। जैसे न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख कि फैसला कब मिलेगा माय लॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसे ही राज्यपाल के पास अगर कोई बिल पहुंच गया तो उसे एक्ट बनाने के लिए राज्यपाल महोदय आप कितने दिन में साइन करोगे, यही तो बड़ा सवाल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करते हुए कहा कि राज्यपाल अगर किसी बिल को परमिशन देना चाहते हैं 1 महीने के अंदर दे दें, अगर लौटाना चाहते हैं 3 महीने के अंदर लौटा दें, अगर राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं 3 महीने में ही भेज दें, और हां अगर गलती से विधानसभा ने दोबारा उस बिल को विदाउट चेंज और विद चेंज आप तक भेज दिया तो विद इन 1 मंथ उस पर परमिशन दे देना। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट इससे भी आगे निकल गई और कहा कि राज्यपाल ने अगर इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा है तो हे राष्ट्रपति आप 3 महीने के भीतर भीतर अपना निर्णय ले लेना, और अगर आप परमिशन नहीं दे पा रहे हो तो कारण जरूर बताना। अब यह बात आप सुन जो रहे हैं यह संविधान में नहीं लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल सकता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी जगह अगर ऐसा लगता है कि न्याय डिलीवर नहीं हो रहा है तो वो इस तरह के एक्शन ले सकता है। आज का मसला इसी पर भारत के उपराष्ट्रपति के ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दिए इस आदेश को न्यूक्लियर बॉम्ब करार दिया है। कहा है कि आर्टिकल 142 का यह उपयोग बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति को आदेश दे रही है कि आपको 3 महीने में पास करना है और अगर नहीं किया तो हम आपको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले सकते हैं। जिस राष्ट्रपति ने शपथ खाई है संविधान की रक्षा की, उसके बचाव की, आज उस राष्ट्रपति को उसी संविधान से बनी न्यायपालिका आदेश देती है कि 3 महीने में काम करके दे देना। यह क्या न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र का अतिक्रमण है? असली विषय यही है। यह विषय वस्तु कैसे बनकर आई, आज के सेशन में इस बात पर चर्चा होगी। लेकिन यथार्थ प्रश्न फिर से यही, क्या कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों का एनक्रोचमेंट कर सकती है? तो ऐसे में दोनों पक्ष जानते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, असली बवाल जानते हैं। मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि तमिलनाडु प्रयास कर रहा है एक ऑटोनॉमस स्टेट बनने का। इसके लिए वो एक कमेटी बनाता है, इस पर हमने सेशन किया है। चूंकि गवर्नर किसी अन्य राज्य से ही भेजा जा सकता है, इसीलिए तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि, जो कि तमिल नहीं है, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही गवर्नर को भेजा जाता है। सरकार इनकी, बिल पर परमिशन इनको देनी। इनकी सरकार ने कुछ बिल पास किए, RN रवि ने उन बिलों को पास करके उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। विधानसभा से बिल पास हुए, RN रवि के पास आए, RN रवि उन्हें रखकर बैठ गए। तो फिर यहां पर अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, चुनी हुई सरकार के द्वारा अगर कोई बिल भेजा गया तो राज्यपाल उन्हें कितने दिन तक रोक कर रखेंगे? इसकी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। असल मायने में साथियों, सेंटर और स्टेट रिलेशन का जो सबसे बड़ा विवादित पॉइंट है वो है राज्यपाल की स्थिति। हर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जब जब विवाद की चर्चा हुई है तब राज्यपाल की स्थिति उसमें सबसे ज्यादा ड्यूबियस मिली है। राज्यपाल महोदय ने अगर बिल को पास होने से रोका तो क्या इस राज्य की जनता ने सरकार जिसे चुनी उस सरकार के द्वारा कोई काम अगर करना हो तो क्या वो काम राज्यपाल की अनिच्छा से हो ही नहीं पाएगा क्या? तो क्या राज्यपाल के पास अथाशक्ति है क्या? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को आदेश देकर गलत किया कि भाई तुम्हें इतने दिन में ही काम करना है? जवाब तो यह है कि जब आपकी हरकतें ही ऐसी होंगी कि आप जनता के द्वारा चुनी सरकार के काम रोक दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को उस पुराने सेशन में यह जानकारी देते हुए बताया था कि गवर्नर मस्ट एक्ट विद ड्यू डिफरेंस टू सेटल कन्वेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।
आज के सेशन में जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और कपिल सिब्बल जी जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, समाजवादी पार्टी से प्रमोटेड हैं यानी कि समर्थित हैं, साथ ही साथ बार काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आज आपको याद आ रहा है जब न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे रही है और उस समय जब एक जज ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कह दिया था कि आप सांसद नहीं रहेंगी, तब आपको वो फैसला सही लगा था। वाह, अपनी मर्जी से फैसले सही मानेंगे क्या जनाब? बढ़िया बहस है। बहस के किरदार मैंने आपको बता दिए। अब मसले को थोड़ा और धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर वेपन करार दे दिया है कि डेमोक्रेसी के लिए यह अच्छा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि राष्ट्रपति को आदेश देना ये तो बिल्कुल ही यथार्थ से परे है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। हेडलाइंस हैं, तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को फैसला दे देती है। 8 अप्रैल को दिए इन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इससे ज्यादा दिन का समय अगर लगता है राज्यपाल को बिल पास करने में, तो उन बिलों को पास ही समझा जाएगा। तो तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना जिसने बिना राष्ट्रपति और बिना गवर्नर के बिल को एक्ट बना दिया है। आप देखिए ये हेडलाइन और आपके लिए एक बड़ा जीके का क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन यही है, मांझी लिख रहे हैं एक्ट 143 है या 142? बेटा 143 सजेशन वाला है और 142 डायरेक्शन वाला है ना? बताऊंगा मैं, 143 और 142 दोनों बताऊंगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में तमिलनाडु ने 10 एक्ट फिलहाल के लिए ऐसे इनेक्ट कर दिए हैं जिस पर ना तो गवर्नर की असेंट है और ना ही प्रेसिडेंट की असेंट है, और इन बिलों को फिलहाल के लिए लागू कर दिया गया। तो यह अपने आप में एक बड़ा ही पॉलिटी का सवाल बन गया कि कोई बिल एक्ट बन सकता है क्या बिना परमिशन गवर्नर और राष्ट्रपति के? यहां ऐसा हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इससे ज्यादा समय लगेगा तो इसको पास ही मान लेना। तो इन्होंने पास मान के स्टेट गैजेट के अंदर प्रकाशित करवा दिया है। यह हो गया स्टेट गैजेट के अंदर तमिलनाडु में बिना गवर्नर के कोई बिल को कानून बनते हुए देखा गया है। हालांकि यह बाद में चैलेंज होगा, इस पर काफी सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला इतना भारी पड़ा कि यह सबसे ऊपर निकल गया। चुनी हुई सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, 2 जजेस की बेंच ने, महामहिमों ने इतनी महिमा बखान दी कि लोग अब उनके ऊपर सवाल करके खड़े हो रहे हैं कि सर वो सुनो ना, बहुत तेज किया आपने ये काम। लेकिन इसके साथ साथ जरा ये बताओ ना, वो जो वर्मा जी पकड़े गए थे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, जज साहब जिनके घर में करोड़ों रुपया जला हुआ मिला था, उनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को लोग आईना दिखा रहे हैं कि कोर्ट आपके द्वारा ये जो किया गया कार्य है अब ये साख पर सवाल खड़े कर रहा है कि कितने में मामला सेटल हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली लोग अब आपसे सवाल पूछने लग रहे हैं कि जहां जहां आपसे निर्णय की अपेक्षा होती है, क्या वो निर्णय प्रभावित होकर दिए जाते हैं? खैर, न्यायपालिका पर सवाल अगर आप खड़े करते हैं तो यह कानून की ना केवल अवमानना है बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ही दुखदाई है। खैर, फिलहाल के लिए हम उस विषय पर सबसे एंड में चलेंगे। फिलहाल के लिए राष्ट्रपति को भी टाइम फ्रेम दे दिया न्यायपालिका ने, कहा कि 3 महीने के अंदर फैसला लो, नहीं तो आपको हम रिव्यू कर देंगे। तो भाई साहब, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा अगर बिल पास नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने पास ले आएगी। कहने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि अब तक जितनी भी जगह राज्य और केंद्र के बीच झगड़े चले हैं उसमें गवर्नर के द्वारा बिल को अटकाए रखना ही केंद्र का सबसे बड़ा हथियार होता था। लेकिन अब गवर्नर को जब टाइम बाउंड कर दिया गया है तो फिर बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं कि सर आप टाइम बाउंड जो कर रहे हो ये फेडरलिज्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप न्यायपालिका होते हुए कार्यपालिका की ताकत अपने हाथ में ले रहे हो। न्याय का अर्थ न्याय देना है, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूट करना है। आप एग्जीक्यूशन अगर अपने हाथ में ले लेंगे तो सवाल लोग आपसे उठाने लगेंगे, हे न्यायपालिका, कि आपके सारे काम खत्म हो गए क्या? जो आपके पास इतने पेंडिंग केस हैं जिनमें तारीखों पर तारीख लगी हुई है, जमानत के इंतजार में ना जाने कितने लोग जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी पूरी कर ले रहे हैं। तो हे न्यायपालिका, आपके इतना समय का अगर कद्र है तो यह बताइए कि आपने ना जाने कितने लोगों को केवल इसलिए कि उनके पास में राइट लॉ का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप सुनवाई के लिए बैठ नहीं पाए थे, आप न्याय नहीं दे पाए। सवाल आपसे किए जाएंगे न्यायपालिका। यही बात जगदीप धनखड़ जी ने भी अपने द्वारा एक सेशन में उठा दी और उन्होंने कहा कि देखो भाई, प्रेसिडेंट को आदेश देना ये तो सुपर पार्लियामेंट जैसी बात हो गई। जनता को पार्लियामेंट के सांसदों का चुनने का अधिकार है, पार्लियामेंट ही कानून बनाती है
और आज हद यह हो गई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप सुनो ऐसा ऐसा करो, नहीं तो आपको फिर हम देख लेंगे। तो यह तो बहुत ज्यादा गलत स्थिति हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बात को लिखते हुए धनखड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस कानून के तहत यह काम कर रही है, संविधान में उसे आर्टिकल 142 में लिखा गया है। 142 में कोर्ट को विशेष अधिकार मिला है जिसका उपयोग वो वर्तमान में एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। धनखड़ साहब का बयान और उसमें आर्टिकल 142 का जिक्र, तो आर्टिकल 142 को फिर से सुन लीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी निर्देश, आदेश और फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हुआ मामला हो। संविधान में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की शक्तियां और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई डिक्री पारित कर सकता है, यानी आदेश पारित कर सकता है, या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो, और यह देश पूरे देश में लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि साहब अनुच्छेद 142 के पास वो ताकत है कि वो न्याय की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है। तो ऐसे में ये बात अपने आप में कोर्ट पर जायज नहीं होती। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कपिल सिब्बल साहब इंदिरा गांधी जी का कंटेक्स्ट याद दिलाकर यह कहना चाह रहे हैं कि उस समय का दिन याद करिए जब न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी जी को अयोग्य करार दे दिया था कि सांसद नहीं रही। तब तो एक जज के फैसले को भी सब लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया था, और आज 2 जजेस का फैसला राष्ट्रपति से कह रहा है कि आपको 3 महीने का टाइम है फैसला सुनाने का, अदरवाइज आप जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएंगे। यह बात बुरी लग रही है। तो देखो, काउंटर तो इसका जो भी होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, इंदिरा गांधी जी को 24 तारीख को जज ने फैसला सुनाया और 26 तारीख के दिन इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे इमरजेंसी कहते हैं। तो अगर इस तरह से न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ ऐसी स्थितियां बने कि देश में ही आपातकाल लग जाए, तो सिब्बल साहब को 2 दिन पहले तक की ही बात नहीं, आगे की बात भी बोलनी चाहिए कि न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ ही पूरे देश को इमरजेंसी में ले दिया गया था, है ना। ऐसे में अगर आज की सरकार यही काम करने लगे कि साहब राष्ट्रपति को आपने आदेश कैसे दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बचेगी, तो ये अपने आप में बड़ी कियोस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एनीवे, फिलहाल के लिए इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, इसलिए मैं इस पर फिलहाल ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। अब सवाल यह बनता है कि साहब ये न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है क्या? अब यह निष्पक्ष तरीके से सवाल क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत से मसलों में न्यायपालिका के फैसलों को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार फैसलों को लेकर, उनकी इम्पार्शियलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल न्यायपालिका के 2 जजेस के द्वारा पूरी चुनी हुई सरकार, चाहे वो केंद्र हो और राज्य हो, उनके लिए इस तरह के निर्देश देना फिर से उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है। जब जजेस खुद लिप्त पाए जाएं भ्रष्टाचार में और उनके ऊपर फैसले न्यायपालिका ना ले पा रही हो, तो उनसे न्याय की अपेक्षा करना फिर से उनके ऊपर सवाल खड़े करना जैसा होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।